यूएस कर क्या रहा है? The US has lost this war thus far. सबसे core condition क्या था ceasefire का? Iran will open the Strait of Hormuz. They have closed it. So ceasefire is done. It's over. Iran has been preparing for this war for 46 years. उन्होंने पूरा अपना homework बहुत अच्छे से किया है. अभी ईरान की हालत क्या है? हाउ डू दे डिफेंड देमसेल्व्स और कंटिन्यू दिस थिंग? See, you can even survive in the Stone Age. क्योंकि पाकिस्तान विश्व गुरु बन गया. क्या हो रहा है? डिड इंडिया लूज अ प्लॉट हियर बाय नॉट नेगोशिएटिंग? मेरा मानना ये है कि इंडिया should stop using the word विश्वगुरु until 2050. यस यस एग्जैक्टली. ईरान का एजुकेशन सिस्टम इज फार सुपीरियर टू इंडियाज एजुकेशन सिस्टम और मुझे पता है कि बहुत लोग अभी दुखी हो रहे हैं. तो इसीलिए तो ईरान हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस सच इनक्रेडिबल वेपन्स. ड्रोन्स आर चीप एंड इंडिया हैज मनी. इंडिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. लाडली बहना योजना थोड़ी देर बंद कीजिए और उसका पैसा ड्रोन्स में डालिए. इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ द 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम. अगर हमारे पास 30-40 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स है एंड वी ऑपरेट देम फॉर 20-30 years, then we will have enough fuel for starting stage 3. ओह माय गॉड. नमस्ते अभिजीत जी. नमस्ते. आपका फिर से स्वागत है आप ही के चैनल पे, धन्यवाद. शिकी विद सात्विक पे. लकी टू हैव यू एट सच अ टाइम कि ऐसा एक टाइप की चीज़ हुई है. कल सुबह सुबह अनाउंस होता है कि इजराइल यूएस, आई थिंक इजराइल को तो डिस्काउंट ही कर देते हैं, यूएस और ईरान के बीच में एक 2 वीक का स्टैंड ऑफ जो था ये सीज फायर हो चुका है, ऐसा सुनाई देता है. शाम तक शायद चीज़ें बदल भी जाती है. एंड दूसरी बड़ी चीज़ जो जोक की तरह मैं ले रहा हूँ पर वो है नहीं, बहुत सीरियसली फैलाई जा रही है बाय द लेफ्टिस्ट्स ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स द पाकिस्तानीज कि पाकिस्तान विश्वगुरु बन गया और तुम देखते रह गए. भारत को बोल रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूएस और ईरान के बीच में वो सीज फायर ब्रोकर करा दी. सो दीज आर द लेटेस्ट नॉइज दैट वी आर हियरिंग अबाउट इट. लकी टू हैव यू हियर एट दिस टाइम. सो प्लीज़ हमारे जो माइंड के कॉबवेब्स है उसको क्लियर करिए प्लीज़. तो क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन. थैंक यू. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. तो क्या हुआ कि कल न्यूज़ आया सुबह सुबह कि सीज फायर अनाउंस हुआ है और पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, जिसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया है, हाँ, उन्होंने ट्वीट किया कि पहले तो उन्होंने कुछ ड्राफ्ट ट्वीट किया था, मैसेज बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऐसा कुछ. तो फिर उन्होंने इसको एडिट किया और फिर ऑफिशियली ट्वीट किया. इट वाज वेरी फनी. हाँ, सो एसेंशियली इट वाज ट्वीट और अ मैसेज टू बी पोस्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऐसा उसमें कुछ प्रेफेस था, समथिंग लाइक दैट. तो क्लियरली इट वाज गिवन टू हिम बाय समबडी एल्स. और उसका खुद का अगर टीम होता तो वो ऐसा नहीं लिखते कि मैसेज फॉर द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, मैसेज फॉर द प्राइम मिनिस्टर लिखते हो. सो क्लियरली इट केम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान कि भाई आपको ये पोस्ट करना है एक्स के ऊपर. सो एनीवे ही पुट आउट अ कपल ऑफ ट्वीट्स, 1-2 ट्वीट्स उन्होंने डाले. उसमें कहा कि भाई सीज फायर अनाउंस हुआ है एंड पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली मीडिएटेड बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स और हमने ऑफिशियली सीज फायर को वी हैव सक्सेसफुली नेगोशिएटेड दैट. तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो ट्वीट उन्होंने डाला उसमें ये लिखा था कि लेबनान भी इंक्लूडेड है सीज फायर में. ओके और उन्होंने कहा कि आई थिंक मुझे एग्जैक्टली ट्वीट क्या था मुझे याद नहीं है, बट ही क्लियरली मेंशन कि लेबनान इज इंक्लूडेड इन द सीज फायर. और फिर वॉशिंगटन से, व्हाइट हाउस से भी ट्वीट आया कि दैट ईरान हैज गिवन अ 10-point proposal and we think it's a good basis for starting the negotiations. तो essentially सीज फायर अनाउंस हो गया, राइट. ईरान के जो प्रेसिडेंट है श्री पेजेस्कियान जी, उन्होंने भी ट्वीट किया. तो एसेंशियली और उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ द ब्रदरली नेशन ऑफ पाकिस्तान वी हैव कम अक्रॉस दिस सीज फायर थिंग. या एसेंशियली तो सीज फायर अनाउंस हो गया. पाकिस्तान ने भी कहा कि सीज फायर है, यूएस ने भी कहा सीज फायर है और ईरान ने भी कहा सीज फायर है. एंड देन क्या होता है कि इजराइल स्टार्ट्स बॉम्बिंग लेबनान. ओके. बहुत ही हेवी बॉम्बार्डमेंट. बट इजराइल ने नहीं कहा सीज फायर है. So ceasefire was between the US and Iran with the mediation of Pakistan. Okay. And there's no mention of Israel in all There this. was no mention of Israel in this matter. ठीक है. फिर इजराइल शुरू करता है हेवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ लेबनान. Okay. ऑफ क्या कैपिटल है उनका? लेबनान का बेरूत. हाँ. So they start the heavy bombardment of Beirut. Apparently hundreds of people are dead in the bombardment. Okay. Allegedly. Okay. Of Beirut. ठीक है. फिर ईरान कहता है कि भाई our understanding is that this ceasefire includes Lebanon. तो इजराइल इज नॉट सपोज टू बॉम्ब लेबनान.
उसके बाद आई थिंक अलेजिडली यूएई ने कुछ अटैक किया किसी ईरानियन एसेट के ऊपर, तो यूएई ने अटैक किया? अलेजिडली यूएई का एक एयरक्राफ्ट था जिसने And अटैक अभी तक यूएई ने कोई अटैक नहीं किया था, इतना अटैक सहने के बाद में भी, right? हाँ सी यूएई ने बहुत सराहनीय अटैक, यूएई में जो अमेरिकन बेसेस हो गए उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया होगा। यूएई के कुछ होटल्स में अमेरिकन ऑफिशियल्स या अमेरिकन पर्सनल रह रहे थे, उसके ऊपर ईरान ने अटैक किया था। लेकिन यूएई के सिविलियंस के ऊपर ईरान ने अटैक नहीं किया है। सो अलेजेडली यूएई के एयरक्राफ्ट ने कुछ अटैक किया ईरान के किसी फैसिलिटी के ऊपर। तो एसेंशियली कल सीजफायर अनाउंस होने के बाद इमीडिएटली इट स्टार्टेड ब्रेकिंग डाउन, इट स्टार्टेड कोलैप्सिंग। फिर ऐसा इमेज हो रहा है कि मे बी पाकिस्तान हैज प्लेड अ वेरी नास्टी रोल इन दिस। मे बी उन्होंने ईरान को एक कहानी बताई है और यूएस को दूसरी कहानी बताई है। So they are not talking to each other face to face? They are not talking to each other face to face. ईरान कहता है कि we will not talk to the Americans. तो अमेरिका ने क्या किया कि उनका जो छोटा सा एसेट है पाकिस्तान, उसको जो ईरान का नेबर है, राइट, तो उसको उन्होंने एक्टिवेट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यू शुड नाउ मीडिएट। तो ईरान ने कहा ठीक है, वी विल एक्सेप्ट पाकिस्तान मीडिएशन। तो इट लुक्स लाइक पाकिस्तान गेव ईरान वन सेट ऑफ proposals from the US, one set of points, and they gave the Americans a different set of points. मतलब इसको कुछ कहा, इसको कुछ कहा, and the two things don't match. That is a possibility. या फिर पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा था कि आप ऐसा करो to betray ईरान. So पाकिस्तान तो जो भी अमेरिकन कहेंगे वो करेगा. Both look like really good possible things to happen, right? Yeah. कुछ भी हो सकता, दोनों हो सकते हैं. Yeah. So ये है, और इजराइल कह रहा है कि भाई we were not consulted in the ceasefire. We will not participate in the ceasefire. But right? They are not attacking Iran, right? इस समय they are not attacking Iran. इस समय they are attacking Lebanon. And when the firing was going on, तब इजराइल तो कर रहा होगा ना अटैक ईरान पे, कि सिर्फ यूएस ही कर रहा था? दोनों कर रहे थे, दोनों कर रहे थे। बिफोर द सीजफायर वाज अनाउंस्ड यूएस और इजराइल दोनों अटैक कर रहे थे ईरान के ऊपर, राइट। बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स, आई मीन यूएस कह रहा है कि मोर देन 10,000 और सो एयर स्ट्राइक्स उन्होंने किए हैं टोटल, ओनली अमेरिका, बट इजराइल आल्सो डन लॉट्स ऑफ एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। सो इट वाज अ कंबाइंड एफर्ट बाय यूएस और इजराइल टू अटैक ईरान, और बहुत उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए, बहुत डेवस्टेशन किया ईरान के अंदर, फिर भी ईरान इज फाइटिंग। तो अभी कल सीजफायर अनाउंस हुआ, एवरीबडी अग्रीड, बट इजराइल वाज केप्ट आउट ऑफ इट। सो नेतन्याहू जी वाज नॉट हैप्पी अबाउट दिस, आई थिंक। तो इन्होंने शुरू किया कि भाई चलो लेबनान को बॉम्ब करते हैं, बेरूत को बॉम्बार्डमेंट करते हैं। सो हेवी एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं, एंड लुक्स लाइक allegedly lots of people have been killed. कुछ लोग बोल रहे हैं कि it is Lebanon's 9/11, that sort of thing. So yeah, that's a pretty major thing, you know. क्योंकि आज का जो मैंने एक हेडलाइन पढ़ा जस्ट बिफोर आई वाज लीविंग फॉर द स्टूडियो, तो मैं जस्ट फ्लीटिंगली हेडलाइन पढ़ ली मैंने न्यूज़पेपर में, तो आई थिंक वो हिंदी पेपर था, तो उसमें लिखा था कि इजराइल ने लेबनान पे जो अटैक किया उससे ईरान नाखुश है, नाराज है, तो वापस से उसने हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, हाँ. ऐसा। बट व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम ईरान साइड, मेरे को मतलब इतना ही पता चल रहा है, क्या इसमें अब ईरान भी अटैक करने लग गया है ऑन इजराइल एंड यूएस, बिकॉज ईरान इज नॉट गेटिंग अटैक्ड, ओनली लेबनान इज गेटिंग बॉम्बार्डेड, राइट? नहीं, ईरान इज आल्सो गेटिंग अटैक्ड नाउ। यस, ओके। सो जैसे मैंने कहा कि अलेजिडली यूएई के एयरक्राफ्ट्स ने ईरान के एसेट्स पे अटैक किया है। तेहरान में भी ब्लास्ट्स हो रहे हैं अभी, हाँ, कुछ समय पहले तो हो रहे थे, ऐसा सुनने में आया मुझे। Okay, we don't know if it's officially confirmed. I mean, who is the official that confirms all this? We don't know who officially confirms anything. If the US and the West confirms, then is it official? Or if Iran claims, is it official? I don't know. I don't care anymore. For Indian media, I think it's US. हाँ, अगर इंडियन मीडिया है तो वो कहेंगे कि BBC CNN ने कहा है तो ऑफिशियली करेक्ट है, अदरवाइज इट इज नॉट वेरीफाइड. I don't care about any of that. As far as I know, there have been blasts in Tehran, but Tehran is being bombarded. So, matlab, war has not ended. The ceasefire has essentially collapsed. Okay, the way I see it. Iran ने definitely, देखिए, ईरान और लेबनान में क्या कहते हैं, ताल्लुकात है. What is the connection between Iran and Lebanon? Iran and Lebanon are allies. Okay, लेबनान में essentially हिजबुल्लाह नाम का एक ग्रुप है, फाइटिंग ग्रुप है, जो ईरान का एलाई है. और ईरान has in the past supplied them with weapons, especially the 7th October 2023 attack. उसके बाद में भी there was Hamas. Yeah, that was Hamas, but उसमें फिर बोला जाता है कि हिजबुल्लाह भी बाद में जो मतलब जो रिटेलिएटरी अटैक किए थे इजराइल ने 7th October, उसमें हिजबुल्लाह भी इन्वॉल्व हो गया, और फिर इजराइल ने वो पेजर अटैक किया था हिजबुल्लाह के लोगों के ऊपर, and so on. So
the West regards Hezbollah as a terrorist organization. Maybe they are, okay, अगर वो civilians को attack करते होंगे तो they're definitely terrorists. Whatever. देखिए, US also uses Pakistan for its purposes. Pakistan तो पूरा का पूरा terrorist nation है. If the US uses Pakistan, it's fine. But if Iran uses Hezbollah and Hamas, it's wrong. There is no right or wrong in war. देखिए, आपको जीतना है तो आप कुछ भी करेंगे. India doesn't do it. India में सत्यमेव जयते चलता है. So we don't do such things. And maybe we should not do it. Maybe हमारा culture ऐसा है कि we will not use the services of terrorists. लेकिन पाश्चात्य देशों में सब चलता है. अभी यूएस ने एक सीरियन टेररिस्ट को एक आईसिस टेररिस्ट को सीरिया का प्रेसिडेंट बना के रखा है. Right. जिसने सर काटे लोगों के. यूएन के मोस्ट वांटेड लिस्ट में था. 10 नहीं, एफबीआई के मोस्ट वांटेड पे था. FBI में भी $10 million का उसका सर के ऊपर है. And now he's clicking photos with them. With Trump. So US में everything is fine. So if the US can do it, I suppose even Iran can do the same thing, right? There's no right or wrong anymore. Yeah. Right? तो ईरान also. और टेररिस्ट तो यूएस के लिए है ना. उनके लोगों के लिए शायद वो आर्मी है. उनके लिए जो भी अभी everybody's definition of terrorists and freedom fighters and all सब अलग अलग होता है. Whatever it is. See, I am not passing any moral judgment in this matter. Okay? मैं कह रहा हूँ कि भाई ईरान के साथ हिजबुल्लाह है और कुछ हमास का भी कनेक्शन है ईरान के साथ. ईरान हैज पॉसिबली कनेक्शन विद हमास. एंड ऑब्वियसली जो अक्टूबर में हुआ था 2023 में, जो हमास ने इजराइल के ऊपर हॉरिबल अटैक किया था, जो जिसमें सिविलियंस को उन्होंने बहुत मारा था, बहुत क्रूर तरह से, देन ऑब्वियसली कैन नॉट बी condoned, it is condemnable. But ईरान के connections है with Hamas and definitely with Hezbollah and definitely with जो यमन में अंसर अल्लाह फैक्शन है जिसको हुतीज कहते हैं, राइट, वो है. और इराक में भी काफ़ी सारे शिया मिलिशियाज हैं जिसके साथ ईरान के कनेक्शंस हैं. तो ईरान ने एक अच्छे से एक गेम खेला है कि पूरे रीजन में उसके अलग अलग एसेट्स है, अलग अलग प्रॉक्सीज है, लाइक दिस इन द वेस्ट. एंड दैट इज ऑब्वियसली एन एडवांटेज दैट ईरान हैज कल्टिवेटेड ओवर टाइम. तो ईरान रिगार्ड्स हिजबुल्लाह एज एन अलाई. अभी इजराइल हिजबुल्लाह को अटैक कर रहा है और नॉट ओनली हिजबुल्लाह, दे अटैकिंग द होल ऑफ लेबनान. बेरूत में बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स किए उन्होंने. बेरूत को अभी फ्लैटन करने की कोशिश कर रहे हैं शायद इजराइल, राइट. आई मीन इतने सारे बॉम्ब ब्लास्ट्स हुए, इतने सारे एयर स्ट्राइक्स हुए. वेरी वेल डेवलप्ड सिटी है. इट्स अ वेरी नाइस फालतू सिटी नहीं है कि हमास जैसा गाजा स्ट्रिप. तो आई थिंक इट वाज इजियर टू डू दैट. Beirut was once called the Paris of the Middle East. When it was Christian country. Right? Yeah, when it was a Christian country. 1970s की बात कर रहे हैं. So Beirut is still a very nice city. लेकिन अभी इजराइल उसको एयर स्ट्राइक कर रहा है. It's bombarding that. तो ईरान कहता है कि this is unacceptable to us. And ईरान कहता है कि जो हमने सीज फायर नेगोशिएट किया है through the mediation of Pakistan, उसमें Lebanon is included. So you're not supposed to strike at Lebanon, but Israel is doing it. So इजराइल जानता है कि अगर हम लेबनान को स्ट्राइक करेंगे देन द वॉर कंटिन्यूज. सो मे बी इजराइल वांट्स द वॉर टू कंटिन्यू. ओके, तो ईरान ने, मतलब आपने जिस तरीके से बताया कि ये लोग बात नहीं कर रहे और घुमा रहे थ्रू पाकिस्तान, शायद इजराइल कन्वर्सेशन में था ही नहीं. हाँ, और उनको भी क्या बताया गया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि यूएस भी पपेट बना रहा है पाकिस्तान को और शायद वही बोल रहा है ऐसे डूबियस चीजें करने के लिए. बट आई कांट इमेजिन दैट इजराइल डिड नॉट नो एनीथिंग. देखिए, इजराइल एंड द यूएस आर एसेंशियली ऑलमोस्ट लाइक वन एंटिटी. या सो इट्स एज गुड एज कि यूएस ही लेबनान को अटैक कर रहा है. यू कुड से दैट. या अब देखिए, दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं, यूएस और इजराइल. और यूएस इज इजराइल नंबर 1 सपोर्टर, नंबर 1 एलाई, राइट. उनके बीच में कोई ऐसे डिस्कनेक्ट नहीं है. So it's essentially Pakistan is the Israeli asset, okay? From that perspective, if you think of it very clearly, okay, without emotions, Pakistan, you can say, is an Israeli asset. Ironies. Okay, so Pakistan essentially was used to backstab Iran, okay, to betray Iran and backstab Iran. अभी अगर आप ट्विटर पे जाओगे, सोशल मीडिया पे जाओगे, अभी इस समय ईरान में इंटरनेट पे ब्लैकआउट है, okay, for whatever reason, ईरान के अंदर. So who's doing that? Iran is only doing the government of Iran has put a blackout in Iran, okay, no internet, because whatever वॉर चल रहा है, so whatever reason, नैरेटिव्स भी कंट्रोल कर. हाँ, इजराइल भी ये कर रहा है कि जहाँ पे उनके ईरान के मिसाइल्स गिर रहे हैं, there is nobody is allowed to take the videos and all that. Right. Even UAE has done that. Even the UAE has done that. हम जानते हैं UAE में क्या चल रहा है. So all nations are I was imposing. supposed to be today in Dubai, by the way. अच्छा, I'm glad you didn't go. Of course, thanks to US and Israel and Iran. But yeah. अभी सोचो, हम अब दुबई भी नहीं जा सकते. सोचो.
It's supposed to be an extension of our country. Yeah, I mean, you can go there in 2 hours, 2.5 hours, 3 घंटा maximum, right? मतलब दुबई is as close as Delhi for Mumbai. It's like traveling to another part of India, right? ऐसा था. अभी देखो हालत क्या हो गए. तो essentially पाकिस्तान को इन्होंने यूज किया है टू बिट्रे एंड बैकस्टैब ईरान. अगर आप अभी इंटरनेट पे जाओगे, ईरान में से तो अभी कोई ट्वीट्स नहीं आ रहे, सोशल मीडिया के पोस्ट नहीं आ रहे, अनलेस उनके पास प्रॉक्सीज होंगे वो कुछ भी. लेकिन बहुत सारे ईरानियंस, पर्शियंस ईरान के बाहर है. वो जो ईरान के बाहर जो पर्शियंस रहते हैं, दे टिपिकली डोंट सपोर्ट द मुल्ला गवर्नमेंट ऑफ ईरान. ओके, इवन मतलब आफ्टर दिस ऑल के अटैक होने के बाद में सब एकजुट आ गए हैं, पेट्रोटिज्म हैज इंक्रीज्ड. I'll tell you. So the people of Iran, जो ईरान पर्शियन लोग हैं, जो ईरान के बाहर रहते हैं, वेस्ट में एसेंशियली रहते हैं, they don't support the मुल्ला गवर्नमेंट, but they support the country of Iran. Okay, so they are not क्या बोलते हैं, एंटी नेशनल्स. They support Iran, but they don't like the government of Iran. तो वो चाहते हैं कि भाई ईरान में डेमोक्रेसी आ जाए, but they are not happy with the destruction that is happening in Iran right now. Okay, तो जो so much to learn for Indians here. Yeah, so जो भी tweets आ रहे from the Persians, they are tweets by Persians who are expatriates, the Persian diaspora. Okay. और अगर आप देखोगे Persian diaspora के tweets अभी, they are all hating on Pakistan. सब पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं. वो सब कह रहे हैं कि भाई इंडिया शुड अटैक पाकिस्तान, पाकिस्तान शुड नॉट एग्जिस्ट, पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान टेम्पोररी नेशन, जैसे मैं कहता हूँ. वो कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. ये सब चल रहा है अभी. सो सडनली फॉर सम रीजन ऑल दी पर्शियंस आर हिटिंग ऑन पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान हैज बिट्रेड एंड बैकस्टैब्ड पर्शिया, एंड ये चल रहा है. सो इवन दो ये जो लोग हैं, दे डोंट लाइक द मुल्ला गवर्नमेंट ऑफ ईरान, दे आर स्टिल पेट्रियोटिक. वो सब पेट्रियट्स है, and they are saying Pakistan has betrayed Iran. Yeah. तो अभी ये सिचुएशन है. So Hormuz is closed, Strait of Hormuz. देखिए सबसे कोर कंडीशन क्या था सीज फायर का, कि ईरान विल ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. दे हैव क्लोज्ड इट. सो सीज फायर इज डन, इट्स ओवर. सो पाकिस्तान ने पूरा नाटक खेला है, गेम खेला है, एंड दे हैव एंडेड अप bringing us back to where we started. There is no ceasefire. After hearing you, जो पूरा सिनेरियो आपने अभी हमें बताया, हमारे सामने दर्शाया, उससे मुझे तो यही लग रहा है कि जो आपने सेकंड ऑप्शन कहा था कि यूएस मेड पाकिस्तान डू दिस, क्योंकि दैट्स मोर लाइकली बिकॉज पाकिस्तान में इतना दिमाग हो, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग. पाकिस्तान अगर दे कैन नॉट इमेजिन बैकस्टैबिंग द अमेरिकन्स, राइट, जो उनके बहुत बड़े मास्टर्स हैं. मतलब वो खुद से डिसीजन ले ले कि हाँ अभी ये चल रहा है, मैं ऐसे कर दूं. आई डोंट थिंक सो कि उनमें इतना दम है. So Pakistan has shown it's a very reliable, useful asset of both the US and Israel. And also Israel, okay, don't forget it. Let's not forget that. So weird, like they want to nuke Israel. वो नहीं, देखो, there is a narrative, right? There is a huge difference between words and actions. Yes. उनके words ऐसे हैं कि we hate Israel, blah blah blah, लेकिन उनके actions हैं, they are assets of Israel in the US. नौकर है, yes. There are so many things that I want to ask. I hope मैं उसको एक सही एक सीरीज में पूछूं ताकि लोगों को भी मजा आए. इधर से 2-3 सवाल उठते हैं. यू टेल मी व्हाट इज द राइट सीरीज. एक है कि इंडिया ने क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन बहुत लोग उठा रहे हैं, स्पेशली लेफ्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, लेफ्टिस्ट्स. एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान की वाहवाही करने तो बैठे ही हैं पाकिस्तानीज. और दूसरा जो मेरा खुद का पर्सनल एक ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इट्स वेरी नैरो पास जहाँ से शिप्स जाती है, और अभी ईरान ने पूरा कर रखा है. ओमान बाजू में है, ओमान इज द अदर साइड. Why is US not going there with their, the bravado of US, and वो उन लोग के कोई चीज़ को ब्लॉक कर दे कि ताकि ईरान परेशान बंद कर दे करना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को. ये दो चीज़ आती है. अब आप बताइए कि which one would be the right thing to talk on first. Let's talk about the Strait of Hormuz. Okay. ठीक है. तो yeah, it's an interesting question कि why doesn't the US forcibly open the Strait of Hormuz? Yes. ओमान तो इस तरफ है, इट्स ऑन द इंडियन ओशन साइड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ टू द सो कॉल्ड अरेबियन सी विच इज द इंडियन ओशन. ठीक है, इन दोनों में कनेक्शन है, करता है. एंड ओमान जो है, इट इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. इट्स फेसिंग इंडिया एसेंशियली, ओमान. तो अगर यूएस ओमान में आता है और कुछ मिलिट्री एक्शन करता है, ओमान इज वेल विद इन रेंज ऑफ इरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल्स. ओके, ऑलरेडी उन पे अटैक्स तो हो ही रहे हैं. किसके ऊपर? ओमान के ऊपर. सब पे हुए, सारे कंट्रीज पे. ओमान के ऊपर भी थोड़ा बहुत हुआ है. ओके, लेकिन क्या है कि देखिए यूएस के पास बहुत सारे मिलिट्री बेसेस थे इस रीजन में, थे, सब नष्ट हो चुके हैं. ओके, बड़े बड़े even try to defend it. They tried to defend them, but they couldn't. They were rendered helpless. उनके पास
जो military bases है, they were constructed over decades. Right. Okay, and they cost hundreds of billions of dollars, if not trillions of dollars. इन सब को ईरान ने नष्ट कर दिया है. And Not a Iran, single base is standing now. like a decent power. Iran is now not a decent power. It's a has great proven, power. yeah. They have proven that they are a great power. Okay? तो यूएस के पास सारे एयर डिफेंसेस थे, सब कुछ था. उनके पास थैड रेडार्स थे. एक थैड रेडार जो होता है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, THAAD रेडार, it costs more than $1 billion. Oh. Okay? And that couldn't do the job. Those radars were first destroyed by Iranian drones. Boom. And they don't have like air-to-air missiles or what, सब कुछ है defense, उनके surface to पास. air. तो देखिए, अगर आपके पास एयर टू एयर, सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, ओके, लेट्स से आपके पास एक स्टॉक है 1000 मिसाइल्स, तो ईरान क्या करेगा? 2000 ड्रोन भेजेगा. कर लो अपने मिसाइल्स स्पेंड. मेरा ड्रोन $20,000 का है, आपका मिसाइल $2-3 मिलियन का है. क्या कर लोगे? कर लो, तोड़ दो मेरे ड्रोन्स. उसके बाद मैं मिसाइल भेजूंगा. ड्रोन्स को आप डिस्ट्रॉय करो विथ योर एक्सपेंसिव इंटरसेप्टर्स. US did not anticipate this. मतलब अटैक शुरू उन्होंने किया, the brutal attacks since before 30-35 days 40 days. They never anticipated कि ये हो सकता है, जो मैं मान ही नहीं सकता कि इनको पता नहीं है. और ये खुद नहीं जाके इनके ड्रोन फैसिलिटीज, मिसाइल्स और इन लोग, क्योंकि अगर थर्ड इतना महंगा चीज वो ईरान डिस्ट्रॉय कर सकती है, उनको पता है कहाँ है, तो ईरान के क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर सकती थी US? आई मीन ये पूरा एसिमेट्रिक वॉर है. आई टेल यू, यूएस ने, आई थिंक उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ईरान ये सब कर पाएगा. क्योंकि देखिए कॉम्प्लेसेंट, दे वर वेरी कॉम्प्लेसेंट. देखिए 2025 में एक 12 दिन का युद्ध हुआ था बिटवीन इजराइल एंड ईरान. उसमें एंड में यूएस आया और उसने नातान्ज और फोर्डो पे स्ट्राइक्स किए. नातान्ज और फोर्डो जो है वो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है. उसके ऊपर ट्रंप ने एट द एंड ऑफ द 12 डे वॉर उसने स्ट्राइक्स किए थे विथ B-2 बॉम्बर्स और व्हाटएवर बॉम्बर्स जो भी है. तो 12 दिन युद्ध हुआ था बिटवीन ईरान एंड इजराइल. उसमें ईरान ने अपने बहुत पुराने मिसाइल्स यूज़ किए जिसका इतना फायर पावर नहीं था, और ईरान ने इजराइल के F-35 को आने दिया ईरान के ऊपर और बॉम्बिंग करने दिया. राइट? सो ईरान शोड, दे डिस्प्लेड टू द वर्ल्ड दैट दे आर नॉट वेरी कैपेबल. उन्होंने ऐसा इल्यूजन बनाया 2025 वाले 12 डे वॉर में कि वी आर नॉट वेरी पावरफुल एंड इजराइल कैन एस्टैब्लिश एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियरिटी ओवर ईरान और ओन एयर स्पेस, और हमारे मिसाइल्स दे कैन स्ट्राइक इजराइल बट दे आर नॉट वेरी पावरफुल, पर काफ़ी पुराने मिसाइल्स है. ऐसा उन्होंने इल्यूजन बनाया और उन्होंने ड्रोन्स का इतना यूज़ नहीं किया था उस समय. बट इट टर्न्स आउट दैट ईरान हैज़ मे बी मोर देन 100,000 ड्रोन्स इन स्टॉक एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स. Just a number ऐसा sound होता है, but 100,000. सोचो. So like these are lessons for us to learn. 10,000 मिसाइल, वो कितनी बड़ी बात होती है. 1 लाख ड्रोन्स ऐसे, जो आई नो कि उसमें कुछ एक अलग पावर नहीं है फुटने का, बट इट्स स्टिल अ नंबर, राइट? Yeah. These are lessons India needs to learn actually. Okay, हमारे जो जनरल्स हैं वो अभी भी कहते हैं कि भाई ये ड्रोन्स मिसाइल्स तो these are for poor nations. We should have 5th generation fighter planes and all. देखिए ज़माना बदल गया है. This is 21st century. We have to use the same tactics that win. Same strategies, same tactics. Quantity has a quality of its own. Drones and missiles are the real weapons of today's battlefields. Not fighter planes. Fighter planes are walking targets, flying targets. Aircraft carriers are flying, floating targets. I think एक USS लिंकन, उस पर भी कुछ अटैक हुआ था बट बच गए या कुछ डिस्ट्रॉय थोड़ा बहुत हुआ. यूएस के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे इस रीजन में. दोनों को उनको भगाना पड़ा वहां से. ओके, सोचिए एयरक्राफ्ट कैरियर इतना महंगा इंस्ट्रूमेंट है, $12-13 बिलियन का. द मोस्ट पावरफुल शिप इन द वर्ल्ड. ये जो मोस्ट पावरफुल शिप्स है उनको भगा के निकालना पड़ा उनको. So these ships can't defend themselves against cheap drones. It's just amusing what I'm hearing right now. मतलब कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग ये सब यूएस के बारे में, वो भी ईरान से मार खाते हुए. लाइक इराक को जो इन्होंने तबाह किया है और मिडिल ईस्ट में जो इन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए ही है पहले से. इट्स काइंड ऑफ शॉकिंग एंड ऑल्सो अम्यूजिंग कि हम क्या सुन रहे हैं. यूएस कर क्या रहा है? The US has lost this war thus far. It has lost this war. See, even if they've destroyed Iran, which many people are saying they have destroyed, they have done huge overall, damage. उनकी जो इज्जत, narrative, and even some part of capability का trust, वो I think irreparable या एक बहुत high level पे damage किया गया है. Their reputation has suffered tremendous damage. And that's damage. what the US is, right? All about reputation. Yeah.
सो देखिए क्या हुआ है कि ईरान हैज टेकन ट्रिमेंडस डैमेज. ईरान में जो यूएस ने डैमेज किया है, इट विल कॉस्ट ईरान हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मे बी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स टू रिबिल्ड, टू रिपेयर. मे बी 20-30 साल लग जाएंगे इसको रिपेयर करने में, अगर आज युद्ध समाप्त होता है तो. इन्होंने ईरान के यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय किए हैं. क्या जरूरत थी इसकी? दिस आर सिविलियन फैसिलिटीज. बड़े बड़े ब्रिज डिस्ट्रॉय किए हैं. लॉट्स ऑफ डैमेज देव डन टू ईरान. ओके, लेकिन ईरान हैज बीन एबल टू absorb the damage and do more damage back to the Americans and to the Israelis, right? तो ये ईरान का अचीवमेंट है. ईरान हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस वॉर फॉर 46 years और उन्होंने पूरा अपना होमवर्क बहुत अच्छे से किया है. दे हैव डेवलप्ड वेपन्स. द अमेरिकन्स हैव बीन शॉक्ड टू सी कि ऐसे वेपन्स होते हैं क्या. बट इन लोग ने इतना कैलकुलेटिवली इतने लास्ट समय तक कैसे बचा के रखा कि हम इतने अच्छे वेपन्स, ड्रोन्स, जो टेक्नोलॉजीज हैं, इसको लास्ट तक बचा के रखा. हो सकता था उसके पहले ये तबाह हो जाते या जो भी, आई डोंट नो. व्हाट इफ्स में बात कर रहे हैं, सो इट्स वेरी हाइपोथेटिकल, बट टू हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस एंड एक्यूपमेंट टू यूज एट द राइट टाइम ऑल दीज थिंग्स. So you need high quality leadership, and to build these weapons, you need high quality engineers and scientists. It's shocking. Never मैंने ईरान के बारे में सुना है कि वो लोग के. मैं आपको बोलता हूँ, Iran's education system is far better than India's education system. Really? Far better than India's education system. This is the first time I'm hearing. पहली बात है कि ईरान में healthcare and education is free. Oh, so much so for dictatorship. Okay, I'm not saying कि advanced healthcare is free. अगर आपको brain surgery चाहिए या heart transplant चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा. But basic healthcare is free. And even university education is free, but it is only based on merit. So only a few seats will be available in the highest technological institutes. And not everybody will be able to or allowed to get into it. Reservations नहीं हो आप पे, बिल्कुल based on merit. So maybe top 1% can go to the best universities. लेकिन जो बाकी लोग हैं, they can go to the colleges and all, and they will get free education. तो ईरान में ये है. So there is no reservations, there is no nonsense, there is no corruption. ईरान का एजुकेशन सिस्टम इज फार सुपीरियर टू इंडियाज एजुकेशन सिस्टम. और मुझे पता है कि बहुत लोग अभी दुखी हो रहे हैं ये सुन के. हमारे जो दर्शक है उनमें एटलीस्ट 50% अभी दुखी हो रहे हैं और मुझे गंदे गंदे कमेंट्स दे रहे हैं अभी. लेकिन आई थिंक आई एम श्योर कि लाइक मी दे वुड बी ऑल्सो मोर देन डिसहार्टेंड या फीलिंग बैड. उससे ज़्यादा वो ये सोच रहे होंगे कि दे आर शॉक्ड कि व्हाट दे आर हियरिंग. बिकॉज आई एम श्योर आप ऐसे ही जो कमेंट दे रहे हैं, इट्स नॉट ऐसे ही आपके मन में आया तो आपने बोल दिया. यू वुड बी नोइंग अबाउट इट, राइट? इट्स अ जोक व्हाट आई एम हियरिंग राइट नाउ कि ईरान, क्योंकि जब मैंने सुना कि इंडिया ने जब ईरान में से कुछ स्टूडेंट्स को निकलवाया था, आई थिंक जब लास्ट वॉर हुआ था इनका 24 में या कुछ, तो आई वाज लाइक कि बच्चे उधर पढ़ने क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? मतलब इजराइल जा रहे हैं, समझ में आ रहा है. कुछ अभी जहाँ पे भी बीच में हुआ था, कुछ जगह पे हम लोगों ने अपने लोगों को निकाला था, तो मैं यूक्रेन में से निकाला था. तो आई डू अंडरस्टैंड कि चलो इनका एक नैरेटिव है कि जाते हैं. ईरान, एंड यू आर टेलिंग मी कि ईरान का एजुकेशन सिस्टम इज वे बेटर देन अस. यस इट इज. तो इसीलिए तो ईरान हैज बीन एबल टू प्रोड्यूस सच इनक्रेडिबल वेपन्स. देखिए उनके जो शाहिद ड्रोन्स है, जो भी ड्रोन्स है, they have been exporting that to Russia. Okay, and Russia has been using that against in its war in Ukraine. अभी रशिया उनको प्रोड्यूस करता है inside Russia. Okay, so they've taken the technology from Iran. Okay, they've taken it officially and they are producing the drones. ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है, हाइपरसोनिक्स है, उनके अलग अलग प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल्स है. अच्छा, ये पता था लोगों को कि ईरान के पास हाइपरसोनिक्स है? किसी को पता नहीं था. देखिए बैलिस्टिक मिसाइल फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो री-एंटर करता है, इट कम्स एट अ हाइपरसोनिक वेलोसिटी. सो बैलिस्टिक मिसाइल्स आर बाय डेफिनेशन हाइपरसोनिक, लेकिन द क्लोजर इट कम्स, द वॉरहेड कम्स टू द सरफेस, इट स्लोज डाउन. तो ईरान के पास ऐसे वॉरहेड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल 3-4 प्रकार के वॉरहेड्स है. एक तो सब म्यूनिशन वाले वॉरहेड है. अगर आप मिसाइल आ रहा है तो, और इजराइल के पास आयरन डोम है, तो वो उसको इंटरसेप्ट करेगा. लेकिन बिफोर दिस थिंग इंटरसेप्ट्स, वॉरहेड का मुंह खुल जाएगा, उसमें से 50-60 सब म्यूनिशंस निकलेंगे. फिर किसको आप शूट करोगे? 50-60 4-5 हो गए. नहीं, 50-60 सब म्यूनिशंस. ओके, एंड दे ऑल गो इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसको शायद MIRV है. MIRV, इट्स नॉट MIRV, इट्स सुपर MIRV. अच्छा, उसका भी बाप है. ओके, so 50-60 सब म्यूनिशंस निकलते हैं उसमें से, and then they will scatter over a big area. Okay, that's number one. दूसरा है MARV, maneuvering warheads. तो वो आएगा अंदर, उसके बाद when it comes closer to the target, maybe 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर above the surface, वो मनूवर करेगा, ऐसा वैसा मनूवर करेगा. It will slow down, then it will speed up again.
Okay, and it will know कि भाई इधर उधर वो इंटरसेप्टर आ रहा है, तो let me slow down and then speed up again or maybe go in this direction, that direction. Wow. Okay, और कुछ ऐसे उनके पास वॉरहेड्स है जो लास्ट फेज में 10 किलोमीटर के फेज में अचानक से हाइपरसोनिक वेलोसिटी पकड़ता है. So it's coming slowly and then suddenly zap, it goes in. So the Iranians have developed technologies that nobody imagined they could develop. मतलब ऑफ कोर्स मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा ही, क्या इंडिया के पास इसका कुछ भी पार्ट्स है, मतलब ऐसे सिमिलर होंगे? दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन. भारत के पास बहुत अच्छा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम है. हमारे अलग अलग प्रकार के क्रूज मिसाइल्स है. एक तो ब्राह्मोस ऑब्वियसली है जो सुपरसोनिक है. ब्राह्मोस NG भी आ रहा है विच विल बी हाइपरसोनिक पॉसिबली. कुछ सबसोनिक हमारे पास क्रूज मिसाइल्स है, जैसे कि निर्भय है. आई थिंक इट फ्लाइज लाइक एन एयरक्राफ्ट. और हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है, अग्नि सीरीज एंड ऑल. जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसका हम एक ही, वी सी ओनली वन विजन फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर डिलीवरी. ओके, तो मुझे लगता है आई हैव नो आइडिया हमारे पास ऑफिशियली कितने होंगे बैलिस्टिक मिसाइल्स. मे बी 1000 होंगे, मे बी 500 होंगे, मे बी 2000 होंगे. आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेसिंग. एक बार कोई DRDO के डायरेक्टर से बात हुई क्या तो बोल ही रहे सेड कि वी हैव इनफ. वी हैव इनफ फॉर न्यूक्लियर डिलीवरी. नो ही वाज सेइंग जब रशिया यूक्रेन का वॉर था, सो आपके लाइव्स देखता था मैं. हाँ, तो मैंने भी उनको यही क्वेश्चन पूछा कि डज इंडिया हैव द कैपेबिलिटी कि हमारे पास 20-25 हज़ार. सो ही सेड कि मिसाइल्स ड्रोन्स व्हाट, ही सेड अबाउट मिसाइल्स. कौन से प्रकार के मिसाइल्स, बैलिस्टिक्स या क्रूज? आई थिंक आई डोंट नो, सैम्स है कि वो एयर टू एयर है या एयर टू सरफेस है, वो तो अलग चीज है. बहुत टाइप. ही सेड कि वी हैव इनफ. सो माय डिडंट गिव मी अ नंबर बट ही वाज हिंटिंग टुवर्ड्स, मुझे जो फील आया, क्लोज टू 50 to 1 lakh के रेंज. No, my question is enough of what? See, I was not an expert like you. I'm not an expert like you. तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा जो मुझे आपने सही सवाल किया जो मुझे नहीं पता था पूछना चाहिए. So let me now talk about ballistics only, ballistic missiles. I think we may, देखिए मुझे पता नहीं, okay, I don't know what's actually the situation. I think we may have maybe 500, maybe 1000, maybe 2000 ballistic missiles. Maybe I'm guessing, okay, मेरे पास एक्चुअल नंबर्स नहीं है मेरे पास. I'm just guessing. क्योंकि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, it is only supposed to be used for nuclear deterrence. Nothing else. Nothing else. लेकिन ईरान is using ballistic missiles for regular warhead delivery, not nuclear warheads, regular warheads, standard, conventional warheads. और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स tens of thousands बना के रखे हैं. हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल्स मतलब ओनली न्यूक्लियर डिटरेंट. हम ऐसा सोचते हैं. वी हैव टू change our thinking. We have to think of ballistic missiles as something that should be used in other ways also, not just for nuclear deterrence. Maybe conventional warhead delivery, conventional munition delivery or whatever. I think हो ही सकता होगा उसके हिसाब से भी. You're right कि क्वांटिटी क्या है वो नहीं पता. शायद क्वांटिटी न्यूक्लियर के हिसाब से बनाया तो कम ही बनाया होगा. बट आई थिंक वो अपने अपने नॉर्मल वॉरहेड तो डिस्प्लेस कर ही सकता होगा. देखिए हमारे शत्रु कौन है हमें सोचना है. हमारे शत्रु है एक तो पाकिस्तान, दूसरा चाइना. अगर आपको पाकिस्तान को आपको अटैक करना है या इफ यू आर टारगेटिंग पाकिस्तान, आप बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज नहीं करोगे, आप क्रूज मिसाइल यूज करोगे. Where does BrahMos comes? BrahMos is a cruise missile. Cruise, but it's quite fast, like. हाँ. क्योंकि अभी जो भी एयर बेसिस पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में हुए थे वो तो ब्रह्मोस से किए. So that's Mark 2, Mark 2.5. Okay, 2.5 times the speed of sound. और ब्रह्मोस ऐसा मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है. It's not a ballistic, मतलब it doesn't exit the atmosphere. It stays inside the atmosphere of the earth. Okay. And what can you explain for people? So ballistic missile और cruise missile में फर्क क्या है? Cruise missile it's like an aircraft. हमारे जो normal aircraft होते हैं, commercial aircraft, fighter aircraft, they fly inside the atmosphere. Atmosphere के बाहर नहीं जाते. 30 to 40,000 feet, right? 30,000, 40,000, 50,000, whatever feet, depending on the type of aircraft. The cruise missile is like an aircraft, but it doesn't have. It is a pre-programmed aircraft. और BrahMos जैसा क्रूज मिसाइल है, it can fly very low also if required. Okay, it can do maneuvering and so on. और अलग, so that's a cruise missile. It stays inside the atmosphere. It flies like an aircraft and then it slams into the target. Ballistic missile, अगर आपने फिजिक्स हाई स्कूल में पढ़ा होगा, there is something called projectile motion. Okay, उसमें ऐसा पैराबोलिक आर्क होता है प्रोजेक्टाइल का. अगर आपने बॉल डाला हवा में तो it will describe a parabola. तो ballistic missiles do the same thing, but they exit the atmosphere and they will re-enter the atmosphere. So it should have an exit velocity also. So it exits the atmosphere.
It doesn't have escape velocity. ओह एस्केप वेलोसिटी नहीं है ना, नहीं, वो तो कुछ अलग ही हो जाएगा. Escape velocity मतलब आप अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ चले रहे गए. सो दे आर स्टिल इन द ग्रेविटी राइट. Yes, they are still within bound by the बहुत Earth's टाइम हो gravity. गया मुझे फिजिक्स रिवाइज किया. Yeah. So ballistic missiles typically exit the atmosphere, then re-enter the atmosphere and then hit the target. उनका speed बहुत ज़्यादा होता है. Okay? But their trajectory is kind of predictable. So भारत के पास जो ballistic missiles है, those are used for nuclear delivery only as far as I understand. Maybe understanding is evolved. I am not aware of it. भारत का जो अग्नि प्रोग्राम है, it's only for nuclear deterrent delivery, nuclear warhead delivery. So India has to rethink this now. India should, I think, have tens of thousands of ballistic missiles for regular. देखिए, अगर आपको पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है, you can use cruise missiles, no problem. आपको ballistic missiles की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका चाइना से युद्ध हुआ, तो you can't tell the Air Force to go up to Beijing on a suicide mission, right? Right. You have to use missiles that can reach there, and there are not nuclear missiles, nuclear payload delivery missiles, right? क्योंकि चाइना के सिटीज तो हमसे बहुत दूर है. भारत और जो चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी में जो बॉर्डर है, दैट इज टिबेट. टिबेट इज नॉट चाइनीज टेरिटरी, इट इज चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी. और हम लासा को तो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, राइट. और जो मेन सिटीज है चाइना के, वो बहुत दूर है हमसे, 3,000 प्लस किलोमीटर. ईस्ट कोस्ट है. यस, ईस्टर्न पार्ट जो एक्चुअल चाइना, मेनलैंड चाइना, जो एक्चुअल चाइना, नॉट चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी. एक्चुअल चाइना तो इतना. Yeah. So that is like 3,000, 4,000 kilometers from, let's say, Delhi. Yeah. Okay? तो अगर उनको हमें हिट करना है, क्योंकि चाइना का जो हमारा पोजीशन है, they are 200 kilometers, 300 kilometers from Delhi. 400 kilometers maximum from Delhi. And they can hit our cities from very close by, क्योंकि उनका border pass है. And they have 12,000 plus capacity since 97. Yeah, so they have done that. We have been, yeah. So इसलिए अगर हमारा चाइना से युद्ध हुआ, we can't expect our Air Force Sukhois to go all the way 3,000 kilometers deep into China, then fight the Chinese. No, we should use ballistic missiles and also cruise missiles. So, and drones also. Drones तो game changer है आज. So that's why India needs to focus on अभी कुछ न्यूज आया था कि 2 महीने में कुछ गुड अमाउंट ऑफ ड्रोन्स कोई प्राइवेट कंपनी ने इंडियन कंपनी ने मैन्युफैक्चर करके दिए हैं. ऐसे मैं कल न्यूज़ पढ़ा था. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट, मेरे को याद नहीं है, बट व्हेन यू आर सेइंग दिस, so India has started, I think, taking it seriously. So the question is, for India, or a nation of the size of India, what is a good number? Okay, I'll tell you, millions. Absolutely. Drones are cheap. And India has money. India के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. Okay, लाडली बहना योजना थोड़ी देर बंद कीजिए और उसका पैसा ड्रोन्स में डालिए. Okay? Absolutely, you're we right. We need a few million drones and tens of thousands, maybe hundreds of thousands of ballistic missiles. तब हमें लोग थोड़ा respectfully देखेंगे. Okay, if you can do real damage, only then they will respect you. पाकिस्तान रेडी हो जाए, मे बी ऑपरेशन सिंदूर 2, होपफुली. Yes. Let's finish it off once and for all. This problem. ठीक है. हम लोग भी नैरेटिव वॉर में कहीं ना कहीं पीछे रहते हैं. तो हम ये बोलते थे कि नहीं हमें तो आर्मी से प्रॉब्लम है, हमें सिविलियन से प्रॉब्लम नहीं है. जबकि आई डोंट थिंक कि कोई डिफरेंस है ज़्यादा. मतलब देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज रेडिकलाइज्ड. देखिए, काफ़ी रेडिकलाइज्ड लोग हैं. उनकी गलती नहीं है, वो सब ठीक है, बट दे हेट अस, दे वांट टू किल अस. The average Pakistani, I think they want Indians dead. They want to take over India and enjoy what we have built good things. वो बोलते ये तबाह होगा तो हम कुछ नहीं, हम इधर आने वाले, ये हमारे लिए बना रहे. ऐसा वो कहते हैं. So average Pakistani का ये mindset है. I am sure there are good Pakistanis who don't feel that way. I'm sure. I mean, exceptions तो सब exceptions है, but majority, average person जो है, वो हमें they want to see us dead, right? That's a fact of the matter. Unfortunately, sadly, हमारे ही लोग हुआ करते थे ये. हमारा ही खून है उनके अंदर. But whatever. So that's the thing. So, this artificial temporary nation, ये जो problem है, the earlier we solve it, the better it will be for the entire world. I want India and Persia to be neighbors again. Okay? It is high time. 80 साल हो गए कि India and Persia are not neighbors. Until 1947. Iran has said, आपने ये जो बोला उससे मुझे आ रहा है, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ. मैं ये कर रहा था कि until 1947, India and Persia neighbors थे for thousands of years. So that needs to be restored. The India-Persia border needs to be restored. ऐसे यही कर रहा हूँ मैं. मुझे एक चीज़ ख्याल है, आपने जो ये चीज़ कही, ईरान ने कहा जब सीज फायर ट्वीट किया गया, हाँ, तो कि ब्रदरली नेशन और फ्रेंडली नेशन, डिप्लोमेटिक स्टेट. बट बलूचिस्तान इश्यूज चल रहे हैं. और लास्ट टाइम जब जयशंकर जी गए थे ईरान और वापस आए थे, तो नेक्स्ट डे से ही उन्होंने कुछ फायरिंग शुरू कर दी थी. क्या मजला, ये मुस्लिम वर्ल्ड में हो क्या रहा है? देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड को ऐसा यूनाइटेड एंटिटी नहीं है. ईरान और पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो ईरान तो एक शिया नेशन है,
पाकिस्तान सुन्नी नेशन है, बहुत बड़ा उनके अंदर डिस्प्यूट है about who should be the leadership, what should be the long term future of Islam, who should lead Islam. बहुत differences इनमें, right? It goes back to the Battle of Karbala 580 or whatever AD, whatever to be है, whatever 680 AD जो भी था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट क्या डेट था. Okay, so it goes back to there. So ईरान और पाकिस्तान कोई फ्रेंडली नेशंस नहीं है, लेकिन जब पाकिस्तान ने सीज फायर नेगोशिएट करवाया and all that, so as the leader, as the prime minister or president of a nation, you will say something nice. तो अच्छा सा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट आप दोगे कि भाई ब्रदरली नेशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहने की बात है, इट्स नॉट रियली अ ब्रदरली नेशन, इट्स अ टेररिस्ट नेशन. वो ईरान भी जानता है. आई थिंक 2024 में के आसपास, 2023-24 के आसपास ईरान और पाकिस्तान के बीच में मिसाइल एक्सचेंज हुआ था, राइट? एंड ईरान हैड अक्यूज्ड पाकिस्तान ऑफ सेंडिंग टेररिस्ट्स इनटू ईरानियन टेरिटरी. ओके, तो ईरान भी जानता है कि पाकिस्तान किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को छोड़ता नहीं, अफगानिस्तान को छोड़ता नहीं है. देखिए पाकिस्तान के 3 नेबर्स है, भारत है, गांधार अफगानिस्तान है, और पर्शिया, चाइना भी हो गया एक तरीके से, थोड़ा बहुत. या वो चाइना नहीं, वो चाइनीज ऑक्यूपाइड टेरिटरी, occupied. इट्स नॉट चाइना. सो एसेंशियली द वे टू सी इट इज पाकिस्तान हैज थ्री एक्चुअल नेबर्स, ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान. ये 3 नेबर्स है. नाउ आप सोचिए, ये 3 नेबर्स है, हु लाइक्स पाकिस्तान? नोबडी लाइक्स पाकिस्तान. अफगानिस्तान जब लोग क्रिकेट भी खेलते हैं तभी भी उधर मारा पीटी कर लेते हैं, और अभी तो युद्ध चल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, अभी थोड़ा कम हुआ है, बट उन्होंने इतना वो खतरनाक मिसाइल अटैक कर दिया एट दी सिविलियंस के ऊपर, मेडिकल हॉस्पिटल के ऊपर, वो रिहाब सेंटर था, जो भी था. कैसे लोग हैं पाकिस्तानी? काबुल के सबसे बड़े हॉस्पिटल, वन ऑफ द हॉस्पिटल, हाँ, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया इन्होंने. कि कैसे लोग हैं पाकिस्तानी? एंड दे विल क्राई द सेम रोना, जब कुछ बाजू में भी गिर जाए, 2 सिविलियन भी मर जाएंगे तो आए हाय मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. So nobody likes Pakistan. That's the thing. So where did India lose out on this? India has lost nothing. मतलब नैरेटिव तो ये बनाया जा रहा है. वो जो दूसरा क्वेश्चन था मेरा आपके लिए, कि इंडिया विश्वगुरु की तरह, मतलब जो आई थिंक वो टॉन्ट मारा जाता है कि हमारा गोल वो है, हम है नहीं अभी, वो तो सब मानते हैं. मेरा मानना ये है कि इंडिया शुड स्टॉप यूजिंग द वर्ड विश्वगुरु फॉर 2050. यस एग्जैक्टली. Until बट वही है जो लेफ्ट टॉन्ट मार रहा है हमें यूज करके कि पाकिस्तान विश्वगुरु बन गया. क्या विश्वगुरु करवा रहा है? Obviously that's a taunt, but ये क्या हो रहा है? Did India lose a plot here by not negotiating? Yeah. So the question is, should India have actually been the intermediary? अगर क्या भारत को ये काम करना चाहिए था जो पाकिस्तान ने किया? देखिए पाकिस्तान ने क्या काम किया है, they acted as an American asset and they backstabbed and betrayed Iran. ये काम किया है पाकिस्तान ने. That's what they've achieved. क्या भारत को ये काम करना चाहिए था? नहीं. अगर भारत करता तो शायद बहुत सॉलिड सीज फायर होता, ये आलतू फालतू बातें नहीं हो रही होती. लेकिन दिस इज नॉट भारत वॉर. यस, नहीं, बट एक पब्लिक को, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि व्हाई इंडिया शुड नॉट कम इन एंड नेगोशिएट अ पीस, बिकॉज हमारे किचन में आ चुका है ये वॉर. देखिए, आई टेल यू व्हाट, अगर आपको नेगोशिएट करना है पीस, जो लेट्स से 2 लोग फाइट कर रहे हैं, 3 लोग फाइट कर रहे हैं, और आपको मीडिएट करना है, यू कैन ओनली मीडिएट if all the 3 fighters agree that you will be the mediator. So who's disagreeing? Does America want India as a mediator? Okay. वो तो पाकिस्तान कर रहे हैं, because Trump knows he can manipulate and use Pakistan. अगर भारत मीडिएशन करेगा तो भारत तो एक्चुअली अच्छे से मीडिएशन करेगा. भारत will not mediate on behalf of the US in a way that it will backstab Iran. That's true. So अगर 3 लोग फाइट कर रहे हैं, 4 लोग फाइट कर रहे हैं, 2 लोग फाइट कर रहे हैं, अगर कोई मीडिएशन करना चाहता है, that mediation will be successful only if all the parties who are fighting agree that you should mediate. अगर 2 कहेगा कि आप मीडिएट करो, तीसरा बोलेगा कि मीडिएट अब मुझे नहीं चाहिए, I don't want you as a mediator, तो आप क्या कर लोगे? राइट? अगर लेट्स से यूक्रेन और रशिया फाइट कर रहा है, एंड यूक्रेन इज एन अमेरिकन प्रॉक्सी, और अगर आपको मीडिएशन करना है, तो you can mediate only if Russia agrees, Ukraine agrees, America agrees. If Russia agrees कि भारत should be mediator, लेकिन यूक्रेन कहेगा नहीं और यूएस कहेगा नहीं, तो हम क्या कर लेंगे? तो अगर फाइट चल रहा है किसी के बीच में और उसमें से आधे लोग नहीं चाहते कि आप मीडिएटर बनोगे, तो आप कैसे मीडिएटर बनोगे? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल, राइट? तो यूएस नहीं चाहता था कि इंडिया मीडिएशन करे. यूएस वांटेड टू यूज पाकिस्तान to backstab Iran, and Pakistan said हाँ please. But what did US achieve in backstabbing? क्योंकि ceasefire तो
इसराइल ने लेबनान को मारा इसलिए तोड़ा गया है। ऐसा तो नहीं हुआ था कि शांति प्रस्ताव हो चुका है और फिर ईरान ने अटैक कर दिया मिडिल ईस्ट पे या इसराइल पे। तो इधर तो नैरेटिव भी नहीं घुमा सकती यूएस कि देखो हमने तो सीज फायर किया, इन्होंने सुना नहीं तो अब हम नहीं छोड़ेंगे। ये क्या अचीव क्या कर रहे हैं ये घुमा के या बैक स्टेप करके? देखिए क्योंकि वापस बंद हो चुका है हॉर्मुज। हाँ, तो सीज फायर क्यों जरूरी हो गया? पहली बात तो ये है क्योंकि दोनों साइड्स इस सिचुएशन में थे कि अगर रीइंफोर्समेंट्स नहीं आए तो हम ये युद्ध को जीत नहीं सकते। देखिए युद्ध का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू विन। किसके रीइंफोर्समेंट्स? देखिए यूएस के पास इतना एसेट्स है इस रीजन में, ओके, लेट्स से एक्स नंबर ऑफ एसेट्स है। यूजिंग दोज एक्स नंबर ऑफ एसेट्स दे आर नो लॉन्गर इन अ पोजीशन टू डिफीट ईरान। So then in the last 30-40 days they never replenished it or create a logistical thing. उन्होंने ट्राई किया है लेकिन ये सब चीज़ें लाने में फ्रॉम 10,000 किलोमीटर्स अवे समय लगता है, यू टू ब्रिंग इट वाया अदर कंट्रीज। और उन्होंने जब ये युद्ध शुरू किया उसके पहले के 2-3 महीने में बहुत सारा उन्होंने सामान उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था टू द पर्शियन गल्फ रीजन। अच्छा, ऑलरेडी किया? हाँ किया था, और वो सोच रहे थे इट्स इनफ टू डिफीट ईरान। राइट, कॉम्प्लेसेंट। एंड देन दे फाउंड आउट इट्स नॉट इनफ टू डिफीट ईरान। अभी और भी आ रहा है सामान, लेकिन उसको प्रॉपरली लाने में और उसको अच्छे से एस्टेब्लिश करने में 6 महीने तो लगेंगे। अच्छा, दैट्स द टाइम पीरियड। मे बी 6 महीने लगेंगे, मे बी 3 महीने लगेंगे, मे बी 2 साल लगेंगे, क्या पता। बट इट्स नॉट इनफ राइट नाउ व्हाट दे हैव, राइट। तो अभी उनका जो फोर्स पोस्चर है इस रीजन में, इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिफीट ईरान अनलेस दे यूज न्यूक्स। फिर भी चलेगा नहीं, फिर भी ईरान विल नॉट बी डिफीटेड इवन इफ दे यूज न्यूक्स। रियली? हाँ, ओके। देखिए ईरान इज अ वेरी माउंटेनस रीजन, या बहुत माउंटेन से आई थिंक 3 माउंटेन रेंजेस है, ऐसा कोई? ज़ाग्रोस से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर वहां पे आपने न्यूक अगर डेटोनेट किया, लोग मरेंगे, ठीक है, ओके, लेकिन ईरान विल कीप फाइटिंग। ईरान इज अ शिया नेशन, उनका जो पूरा आइडियोलॉजी है इट इज दैट ऑफ शहादत। अगर आप मुझे मारोगे तो मैं तो मजलूम बन गया, आप तो जालिम बन गए, सो इट इज माई ड्यूटी टू डू जिहाद अगेंस्ट यू, जिहाद। और जो शिया माइंडसेट जो है, इट इज अ माइंडसेट ऑफ शहादत कि विल बी हैप्पी टू डाई, सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइस, विल बी हैप्पी टू डाई। हमारा ग्रेटेस्ट आई हर्ड दिस स्टेटमेंट कि 14 लाख इरानियंस, जब इन्होंने बोला था ट्रम्प ने कि हम पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, रात को अगर अटैक कर देंगे, तो आई सॉ दिस ट्वीट ऑफ इवन अ वेरी वेल लर्नड पर्सन कि 14 लाख इरानियंस ने अपने आप को उधर वॉलंटियर किया गया, नाम दिया है, एंड इवन आई एम वन ऑफ देम, इवन इफ आई डोंट अग्री विद दिस वॉर। इट्स अ बिग स्टेटमेंट बिकॉज इट्स अबाउट द ट्रम्प ने जो थ्रेट दिया था, इट इज अबाउट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ सिविलाइजेशन। उसने वॉर कब शुरू किया? जब उसने कहा था कि वी आर ट्राइंग टू लिबरेट द पीपल ऑफ ईरान फ्रॉम द रेजिम ऑफ आयतोल्लाहs। एंड उल्टा ही हो गया। अभी ये बोल रहा है कि वी विल डिस्ट्रॉय सिविलाइजेशन। व्हाट इज हैपनिंग? तो मतलब उसका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था टू डिस्ट्रॉय द सिविलाइजेशन एंड टू टेक ओवर ईरान, नॉट टू सेव द पीपल। देयर ऑयल, इसलिए अभी तक ऑयल ऑयल की बात है, ऑयल की बात है। एट द एंड ऑफ द डे फॉर द यूएस इट्स अबाउट ऑयल, right? So इसलिए the people of Iran, even though they may not agree with the regime of the Ayatollahs, they no longer support the US or Israel in this war, right? तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ना regime is bad and all, लेकिन the Americans and Israelis what they've done, it's killed I don't know how many Iranians, पता नहीं, लाखों मरे होंगे, क्या पता। लाखों तो शायद नहीं मरे होंगे, हजारों तो मरे होंगे। Okay, that's still a big number. Guaranteed हजारों मरे होंगे। मैंने सुना कि 2000 people died, इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव ये CCTV हैक किया गया, AI यूज़ किया गया, क्योंकि जो लास्ट जो गेस्ट आए थे उन्होंने ये सब बताया था। सो ही सेड कि बहुत ज़्यादा एडवांस वॉरफेयर यूज़ करके बहुत ही कम सिविलियन कैजुअलिटीज़ के साथ वो अटैक किए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। किसने अटैक किया है? बहुत यूएस एंड इजराइल। अच्छा, यूएस एंड इजराइल आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब, दे आर मिनिमाइजिंग सिविलियन कैजुअलिटीज। आपके गेस्ट ने ये कहा था। यस। आपको पता है जब यूएस ने इराक में इन्वेजन किया था 2003 में, कितने इराकी मरे थे? आई थिंक 2 मिलियन, कम से कम 1 मिलियन तो मरे होंगे। 1 मिलियन इज नॉट अ जोक। आर्मी दैट वाज अगेन गोइंग बैक टू इराक आल्सो, उस टाइम पे भी वो 91 की बात है, वो पहले का है, उस टाइम पे भी किया ही था ना उन्होंने। हाईवे ऑफ डेथ, यस, या आई हैव गॉट टू लर्न फ्रॉम यू ओनली। द अमेरिकंस डोंट केयर हु डाइज। उनका एक ही स्ट्रेटजी होता है, ब्रूट फोर्स, फ्लैट बुलडोज कर दो सब कुछ। द अमेरिकंस अभी वो स्कूल गर्ल्स पे अटैक किया उन्होंने, स्कूल के ऊपर, एंड दे वर सेइंग कि इधर तो पहले मिलिट्री थी। अच्छा, सो एनीथिंग इज फाइन। अरे देख, आई टेल यू व्हाट,
ये टारगेटिंग जो कर रहे हैं, ओके, हाउ दे सिलेक्ट द टारगेट्स इन ईरान एंड हाउ दे डिसाइड टू गो अहेड एंड अटैक द टारगेट्स, इट्स डन बाय AI. AI selects targets. Yeah. And I don't know if there is a human in the loop involved or not before the green light is given to destroy the targets. I have no idea. ये कौन है आपके गेस्ट जो कह रहे थे कि इतना अच्छा टारगेटिंग कर रहे हैं अमेरिकन्स? I mean, थोड़ा सा उनको इनसाइड चीजें थोड़ी पता है तो अच्छा. I mean, I don't know. Maybe another perspective you can say. Listen, the Americans don't give a damn about human rights. They don't give a Well, the damn about history human is lives. that It's a pattern. yeah, it's a pattern. And see, even Israel has a very similar approach. Okay. Have you seen Gaza? मैं नहीं कह रहा कि भाई गाजा में जो हुआ बुरा हुआ. पर गाजा का चीज ही ऐसा है ना, उसमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हमास कौन है और सिविलियन कौन है. I don't blame Israel for that. Yeah. I don't blame Israel for doing what they've done to Gaza. After what happened in October 2023, Israel was right to go and even flatten Gaza if they wanted to. Absolutely. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई they did flatten Gaza, didn't they? Yes. There were people there. It's a fact. It's a fact. So Israel and the US have a very similar approach. मैं ये कह रहा हूँ. And you were talking about replenishment या reinforcement. Yeah. तो what was about Iran? क्योंकि मैंने सुना था कि start of the ये war में starting में hundreds of missiles were launched by Iran towards UAE, sorry, the Middle East and Israel. अब सिर्फ वो लोग 4-5 मिसाइल्स पे आ चुके हैं, बट नाउ दे आर ऑन टू ड्रोन्स, बट ड्रोन्स are of a nuisance value because they don't really have a lot of that क्या बोलते हैं उसको, detonation value या वो bombarding value, but they create लेकिन डिस्ट्रक्शन होता है, परेशान करते रहते हैं. तो नहीं, it's not like that. I'll tell you. yeah, simplify it for us. So ये जब युद्ध शुरू हुआ था, February 28 को फर्स्ट डे था. Yes. तो उसके बाद फर्स्ट 1 or 2 वीक्स में ईरान ने एवरीडे हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किए थे एंड मे बी हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स. तो ईरान ने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स पर डे क्यों लॉन्च किए? टू एग्जॉस्ट द डिफेंसेस ऑफ द डिफेंडर्स. The way you said third वाले जो सिस्टम, जो एक तो थर्ड है यूएस का, दूसरा पेट्रियट है यूएस का, और इजराइल में आयरन डोम है. राइट. तो आयरन डोम के कितने मिसाइल होंगे उनके पास, इंटरसेप्टर मिसाइल्स? मे बी 1000, 2000, 5000, whatever. So Iran wanted to exhaust those missiles. They wanted to the Israelis to run out of all those defender missiles. So initially क्या हुआ कि बहुत सारे ईरान मिसाइल्स वर इंटरसेप्टेड, राइट? तो ईरान का मिसाइल लेट्स से $1 लाख का है, लेकिन इंटरसेप्टर जो मिसाइल है वो $10 लाख का है या $20 लाख का है. राइट. So there is a very big asymmetry in terms of economics. And as you said, टाइम लगता है उसको, 6 महीना 8 महीना वापस वो मिसाइल बने और तुम्हारे स्टॉक में टाइम लगता है. सो ईरान ने क्या किया कि अपने पुराना जो स्टॉक था उनका 20-30 साल पुराना स्टॉक था बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसको यूज अप कर दिया. सो दैट द इजरायलीज आर दे स्टार्ट रनिंग आउट ऑफ देयर इंटरसेप्टर मिसाइल्स. फिर उनके पास जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स बचते हैं, दे हैव टू कीप देम फॉर द फ्यूचर फॉर डिफेंडिंग द क्रिटिकल टारगेट्स. देन इट मींस दैट उसके बाद जो मिसाइल आते हैं ईरान के, दे हैव टू अलाउ देम टू डेटोनेट. दे कांट इवन ट्राई टू इंटरसेप्ट देम. तो ईरान ने पहले इतने सारे मिसाइल्स क्यों लॉन्च किए? टू एग्जॉस्ट द डिफेंसेस टू ओवरवेलम एंड एग्जॉस्ट द इंटरसेप्टर्स ऑफ द इजरायलीज. अभी उनका क्या है कि दिन में 5-10 भेजेंगे, लेकिन दोज विल हिट द टारगेट्स. अच्छा, सो दे आर डूइंग दैट विद प्रिसिजन. या दे आर डूइंग विद प्रिसिजन, एंड सम ऑफ दीस मिसाइल्स दैट दे आर सेंडिंग, दे हैव क्लस्टर सबम्यूनिशंस. The way you said कि 50 निकलेगा उसमें से. MIRV का भी बाप जो बोल रहे तो मिसाइल के वॉरहेड में 50-60 सब-munitions होंगे, which are like 50-60 bombs, which will all detonate in different places. Wow. Over a certain area, geographical area. And it was the US and Israel were caught by surprise by this. Yeah. So और दूसरी बात है, जो ड्रोन्स हैं इनके पास, शाहेद ड्रोन्स एटसेट्रा, जो भी अलग ड्रोन्स हैं, they used one of those drones to destroy third radars. See, drones nuisance value नहीं है. They are very, very badly destroyed. Giving good value. Yeah. It was a drone that destroyed a third radar, at least one third radar. And how many radars were there? मतलब एक, देखिए पूरे विश्व में about 23 radars थे. That's it. Yeah. Oh. And the radars in the region were destroyed, so the Americans were forced to pull out THAAD from South Korea and bring it to the West Asia region. Oh, really? तो साउथ कोरिया को भी अभी छोड़ दिया है. अरे बाप रे, इतना वैल्यू नहीं है अभी. Right now West Asia is more important. It's so amusing. मतलब I'm not laughing or smiling out of कि ये कॉमेडी चल रही है. It's shocking. It's surprising what is happening, and especially to see Iran do so well. But
गिव अस अ गुड पिक्चर कि व्हाट इज ईरान की हालत फिलहाल, कि डिस्ट्रक्शन तो बहुत हुआ है पर आप कह रहे हैं कि दे आर स्टिल गोइंग टू सर्वाइव. हाउ डीज बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, कि उनके भी तो अभी आप बोल रहे मिसाइल्स खत्म होने पे आ गए. अगर समझो कुछ करते हैं ये लोग एयरक्राफ्ट से छोड़, आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स, मिसाइल्स वर्क, बट कैसे, मतलब अभी ईरान की हालत क्या है? हाउ डू दे डिफेंड देमसेल्व्स और कंटिन्यू दिस थिंग? See, you can even survive in the Stone Age. ओके, Okay? Iran is willing to go back to the Stone Age and still fight, इवन द सिविलियंस. even the civilians. So ये बात है. देखिए, ईरान has taken tremendous damage. बहुत डैमेज किया है. अमेरिका ने ऑफिशियली कहा कि more than 10,000 एयर स्ट्राइक्स उन्होंने लॉन्च किए ऑन ईरान. राइट? इजराइल ने भी बहुत सारे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए. तो सो जो डैमेज हुआ होगा ईरान में वो बहुत ही हेवी डैमेज हुआ होगा. वी डोंट नो सिटिंग हियर कि ईरान में इस समय हालत क्या है, लेकिन हालत बुरे होंगे. ओके? और अमेरिकन्स ने और इजराइलीज ने मेनली बिग सिटीज में बॉम्बार्डमेंट किया है. एंड टिपिकली बिग सिटीज में जो ईरान के जो बिग सिटीज है, बड़े सिटीज है, वहां पे यू हैव इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न एजुकेटेड पीपल हु सपोर्ट यूएस एंड इजराइल. अच्छा, उन्हीं को आपने बॉम्बार्ड किया. हाँ, उन्हीं को मारा आपने, उन्हीं के लड़कियों को मारा आपने, बच्चों को मारा, लड़कियों बच्चियों दे को वर मारा. सेलिब्रेटिंग फॉर यू जब आपने खमीनी को मार दिया था. हाँ, अभी I don't think there's any kind of situation in Iran where people are trying to actively oppose the government of the mullahs. Yeah, I am not hearing at all. नहीं. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो protests हुए थे, these were all instigated by the Israelis and Americans by paying people possibly. Allegedly. I mean, of course, वही होगा क्योंकि ये सारे प्रोटेस्ट को फंडिंग चाहिए रहती ये सब जो कलर रेवोल्यूशन होता है, these are all paid revolutions, right? I mean, आप देख ही लो ना, मतलब आज भी कोई बात नहीं करता है कि लिबिया में उन्होंने क्या किया, इजिप्ट में उन्होंने क्या किया. इट्स जस्ट इरिटेटिंग, यू नो, कि कोई बात ही नहीं करता उस पर. और लिबिया जैसे आप कह रहे हो कि ईरान में फ्री हेल्थ केयर है, फ्री यूनिवर्सिटीज, दे गिव इट टू डिजर्विंग पीपल. लिबिया में ये सारी चीज़ें फ्री थी, सब कुछ फ्री था. हाँ ठीक है, वो डिक्टेटर था, इधर एक सुप्रीम लीडर है. अरे भाई, सऊदी अरेबिया में कौन सा डिक्टेटर नहीं है? एग्जैक्टली, उधर भी तो मोनार्की है. देखिए, यूएई भी डिक्टेटरशिप है. ओके, टू बी वेरी डिक्टेटरशिप इन मोनार्की, या मोनार्की इज अ डिक्टेटरशिप. या राजा राम डिक्टेटर थे भाई, वो ही वाज नॉट अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गाय. एब्सोल्युटली. हमारे जो श्री राम है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, यस, बट ही वाज अ डिक्टेटर किंग. को क्या कोनोटेशन दे दिया है कि मतलब क्रूअल पर्सन हु रूल्स फोर्सफुली, है ना? दैट्स हाउ दे पोर्ट्रेट. अगर हमारा डिक्टेटर वी विल कॉल हिम अ किंग और अ रॉयल. लेकिन इफ ही इज अपोजिंग अस, ही इज अ डिक्टेटर. ओके, देखिए, the American media never calls Mohammed bin Salman the dictator of Saudi Arabia, right? Even though technically you could say he is क्राउन Prince Mohammed bin Salman. प्यार से देंगे. देखिए, UAE F1 में आते हैं, UAE जो flashy है, stuff. UAE में you have kings, right? Technically they are also dictators. Yeah. They are fantastic guys. yeah. They are doing a great job. I mean, of that ruling the works UAE. there. So my point is, what is wrong with dictatorship? अगर आपके पास मोहम्मद बिन जायद है, ओके, अगर जो यूएई, जो अबू धाबी के जो रूलर है, ही इज अ किंग. जो दुबई के जो रूलर है, वो ही इज आल्सो किंग. दे आर आल्सो टेक्निकली डिक्टेटर्स, बट दे आर डूइंग सच अ ग्रेट जॉब ऑफ रूलिंग देयर कंट्रीज. तो व्हाट इज रॉन्ग विद द डिक्टेटरशिप? ये मेरा ये क्वेश्चन है. Maybe it's better than democracy. They are if just you're the right okay person. selling their oils and dollars probably. I mean, Libya ने वो I am a huge fan of the UAE. Yeah, I love going I'm a to huge Dubai. fan of the UAE. I am a huge fan of how they are ruling their country. Yes. I think it's an example for the rest of the world to emulate. When I go to Dubai, मुझे हमेशा यही लगता है कि this what I see Mumbai as if it was developed. If Mumbai was done right, it would be Dubai or Abu Dhabi. Yes, absolutely. Or possibly Hong Kong also. I've not been to Hong Kong yet, जाना है. But exactly my thoughts. And same, अभी हमारे जो हिस्ट्री है, हम जो इतना प्राउड करते हैं, सोने की चिड़िया तो नहीं बोलना चाहिए, बट शेर थे, चलो समझो. कनिष्क राजा, आपसे सीखा मैंने कि सबसे ज्यादा फैलाया हमारे कल्चर को. ये सब भी तो राजा ही थे. हमारे जो सबसे गोल्डन एज डिक्टेटर थे. चंद्रगुप्त मौर्य डिक्टेटर थे. गुड डिक्टेटर. राजेंद्र चोला डिक्टेटर थे. श्री राम श्री कृष्ण भी डिक्टेटर थे. What is wrong with that? कृष्ण जी तो कभी राजा नहीं बने, बट ठीक है. कृष्णा भी तो द्वारका में राजा थे. नो, उसे बोला जाता है, बट ऑफिशियली ही वाजंट अ किंग. He was the king in उनके Dwarka. यादव को वो बोला गया था, क्षाप था कि कभी राजा नहीं बनेंगे. वो ठीक है, वो अपने ठीक है, वो it's a technical thing, but Shri Ram was a dictator. Yes. Wasn't he? Was he a bad ruler? रामराज जी भी He is the greatest of the rulers. रामराज जी आज भी एग्जांपल दिया जाता है कि ऐसी चीज होनी तो राम राज्य was a dictatorship, by the way. चाहिए.
अभी बट वी आर देखिए इट कंफ्यूजेस आवर माइंड्स, राइट? यस कि भाई डिक्टेटरशिप तो खराब होती है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग, लेकिन राम राज्य तो डिक्टेटरशिप था, सो व्हाट इज राइट? दिस इज व्हाट मोस्ट पीपल विल बी कंफ्यूज्ड अबाउट. मैंने एक बुक पढ़ी थी, मैंने पूरी नहीं पढ़ी बिकॉज इट वाज लेफ्टिस्ट, मतलब राइटर भी, तो समझ में आने लग गया था. बट सेपियंस, आई थिंक यू हैव डन दिस I could not podcast. I could not read that. Yeah, book. yeah, मेरा थोड़ा सा दिमाग- difficult it है. hurt my brain. यू हैव डन विद रणवीर, आई थिंक, इस हाँ, पॉडकास्ट. मैंने पढ़ा नहीं वो बुक. पर उस पे कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे. जैसे स्टार्ट में बोलते कि गॉसिप इज समथिंग दैट बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, व्हिच इज वेरी ट्रू. अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं तो आप उनकी इंटीमेट चीजों को जानते हैं. I'll tell you why I don't like these books by Harari. ओके Harari describes human beings like you would describe bacteria. ट्रू, सो ट्रू. एंड इनकन्वीनियंटली अवॉइड्स महाभारत. अच्छा, I don't know. I have no idea. मतलब वो ही इज टॉकिंग अबाउट लास्ट 7,000 years. महाभारत तो हुई है, हम तो 5,000 मान रहे थे. अभी एक और जना है, मैं उनका नाम भूल गया, वो ओक जी जो है, जो नीलेश ओक. नीलेश ओक. नीलेश ओक तो कहता है कि 12 साल है, 12,000 साल है. 7,000 तो पे उनका महाभारत है और 14,000 पे रामायण है. हाँ, तो उनका लाइफ टाइमलाइन तो ऐसा कुछ है. बहुत लोग उनकी बात भी सुनते हैं क्योंकि ही हैज गिवन प्रूफ्स. तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम तो उस टाइम पे चड्डी में घुमा करते थे, चड्डी एज इन टाइगर स्किन पहनते थे, क्योंकि हम तो स्टोन एज में थे, एज यू सेड. सेम वी आर कमिंग बैक टू ईरान अगेन. सो मेरे को इतना ऑफेंड हुआ, मतलब कि भाई हम तो यार ऑलमोस्ट अपेरेंटली न्यूक्लियर वॉर कर रहे थे अकॉर्डिंग टू So the West likes to completely deny the existence of India or anything good that came out of India. Harari is no different from. When I went to Israel, I said, can I meet him? Because we were in Tel अच्छा, वो Aviv. इजरायली है क्या Harari? हाँ, he's a Jew. अच्छा. And he's a leftist, pure leftist Jew. एकदम Okay. far. And मैंने बोला अरे you know him? तो बोलता है हाँ, we have contact, but he will not come and talk to you because he will avoid anyhow talking to anyone else from the left, Okay. other than left. अच्छा, ठीक है. Yeah, so what I have So seen much about so for Harari. being open. So what I have seen about Harari is that he describes, forget about वो इंडिया को डिनाई करते हैं, denies India's existence or whatever, लेकिन he describes the human beings like you would describe bacteria. That's how he sees human beings. So I just can't stand his books. That's true. I can't stand You have his given me such a good perspective now. This is so true. अब बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया दिख रहा हो एंड यू डिस्क्राइबिंग द एवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया, द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया. दैट्स हाउ ही टॉक्स अबाउट ह्यूमंस. कंप्लीटली स्टेराइल वे ऑफ लुकिंग एट ह्यूमंस. Can't stand his. अभी आपने मेरी जो भी थोड़ी सी इच्छा थी वो बुक पढ़ने की, वो खत्म कर दी. I'm sorry about that. What do you think कि ईरान की अभी हालत क्या बची है फाइनल इन अ कंसाइज मैनर, आप बता सकते हैं? देखिए, ईरान में बहुत डैमेज हुआ है, ओके, लेकिन ईरान विल कीप फाइटिंग. और अगर यूएस या इजराइल चाहता है कि ईरान में रेजिम चेंज हो, अभी कल जब ट्रम्प ने वो ट्वीट डाला था या ट्रूथ सोशल पे डाला था उसने कि वी गोना किल द सिविलाइजेशन, उसमें वो रेजिम चेंज की भी बात कर रहा था कुछ तो. राइट. सो उनका ऑब्जेक्टिव घुमा फिरा के वापस रेजिम चेंज पे आ They रहा है. want the oil, they need a regime change, but it's not happening at all. So the thing is, the problem is when you have a country like Iran, which is like Afghanistan multiplied by 5, Oh. big. हाँ, अफगानिस्तान yes. को आप डिफीट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहां पे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है. Okay. तो ईरान इज लाइक अ लार्जर अफगानिस्तान, एटलीस्ट 3 times द साइज ऑफ अफगानिस्तान. अगर आपको रेजिम चेंज चाहिए, यू कैन नॉट डू रेजिम चेंज फ्रॉम अल्टीट्यूड, ऊपर से 10,000 किलोमीटर 10,000 मीटर से. यू कैन डू रेजिम चेंज फ्रॉम थ्रू एन एरियल कैंपेन. यू हैव टू पुट boots on the ground for regime change. And if you put boots on the ground in Iran, then like Saddam Hussein discovered, it is suicidal. You can't. Okay. I was assuming आप बोल रहे हैं कि सिविलियंस को आपको लाना पड़ेगा, जैसे लिबिया में किया, इजिप्ट में किया, और अब तो आपके सिविलियंस भी अगेंस्ट हो गए. अगर कोई गोरा आदमी ईरान में आता है, ओके, और वो इन्वेड करता है, सारे के सारे सिविलियंस उससे लड़ेंगे. बट पहलवी इज देयर ओनली ना, जो पहले था, जो अभी पहलवी इज अ वल्चर. आई नो, वो लोग भी समझते हैं ही इज अ वल्चर. बट पीपल, half of the population wants him back. नॉट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन. Oh, really? ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि एवरीबडी वांट्स हिम. आई डोंट थिंक एनीबडी ट्रस्ट्स हिम. That's also one thing. वेरी फ्यू पीपल विल ट्रस्ट हिम बिकॉज ही हैज नो कनेक्शन ग्रासरूट्स पे. He's अगर not आप- in Iran. When was he in Iran? Until after 1979, he has not been in Iran. वो क्या समझता है ईरान को? ईरान के लोग क्या चाहते हैं? उनके क्या होप्स, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स है? क्या जानते हैं पहले भी? उसका बाप था, जिसका बाप was a British puppet. Oh. देखिए, जो पहला जो था रजा शाह 1925 में जो आया, बिफोर 1925 ईरान में कजर डायनेस्टी थी, जो एक तुर्किक डायनेस्टी थी. Okay. Ottomans. नहीं, ऑटोमन्स नहीं. Oh, they were different. They were different.
सो कजर डायनेस्टी थी, उसके बाद ईरान में ऑयल मिला, तो द ब्रिटिश सेड वी विल नीड समबडी हु विल वर्क फॉर अस। तो उन्होंने एक आर्मी ऑफिसर को शाह बना दिया, जिसका नाम था रजा शाह। रजा शाह का बेटा था मोहम्मद रजा, जिसको पहलवी कहते हैं। ओके, तो रजा पहलवी शाह का मीनिंग क्या होता है? पहलवी, पल्लवास, ऐसा कुछ, तो सम कनेक्शन, Oh. व्हाटएवर, या। तो रजा शाह 1925 में उसको डिक्टेटर बनाया, ईरान का शाह बनाया। फिर ही बिकेम अ लिटिल इनकन्वीनियंट, तो 1941 में, हाँ, रजा शाह जो था, ही वाज ट्राइंग टू कल्यूड विद द सोवियट्स विद द जर्मन्स Oh, really? 19 वर्ल्ड वॉर में। Okay. तो यूके और सोवियत यूनियन ने मिलकर रजा शाह को हटाया और उसके बेटे को शाह बना दिया। अच्छा, he was aligned, बेटा was okay. बेटा वाज लाइक वेरी मच अलाइंड। तो बाप को हटाया, बेटे को बिठाया, तो बेटा वाज मोहम्मद रजा पहलवी, ठीक है। एंड ही रूल्ड ब्रूटली अंटिल 1979। What do you mean by brutally? ही ऑप्रेस द पीपल, रिप्रेस द पीपल। उसका एक सीक्रेट पुलिस था, सवाक नाम का। इट वाज वेरी ब्रूटल। हाँ, कोई भी शाह के बारे में थोड़ा सा भी बोला तो you will have a very वो जो bad time. डिक्टेटर मूवी में ऐसे करता है। Yeah, that's another thing. So Mohammad Reza Pahlavi was from 1941 to 1979. Okay. और ये उसका बेटा है। How was he removed? जब ये तो इसके साथ काम कर रहा है। तो लंबी स्टोरी है। ओके, 1979 का इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, लंबी कहानी है। बट मोहम्मद रजा पहलवी वाज वेरी अनपॉपुलर। ही वाज एन अमेरिकन पपेट। ओके, उसका बाप था इंग्लिश पपेट, था ब्रिटिश पपेट। Mohammad Reza Pahlavi was an American puppet. Which is essentially the same thing. And yeah, eventually the Americans London, took over. Washington. Yeah, London, Washington. And 1970s में Mohammad Reza Pahlavi tried to become more independent, and he pissed off the Americans too by asking for higher prices for oil and all तब that. तो इजराइल के साथ बहुत बेस्ट फ्रेंडशिप थी इनकी। नहीं, 1973 में योम किपुर वॉर हुआ था, and all the Arab nations stood against Israel. Iran said कि नहीं, we are okay with Israel, but we are happy with the higher prices of oil. Okay. तो ये सब हुआ था। So long story. Yeah, it's amazing. History is so tremendously interesting. I can just keep talking to you. What we can do is, if you have time, हम कुछ soon वापस मिलके ये वाली चीज पे बात करते हैं। The history of all from Raza to how revolution, because आप जैसे कह रहे हैं ये चीज कभी इस्लामिक रिवॉल्यूशन होनी नहीं चाहिए थी, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम वेरी इंट्रिग्ड एंड आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। ठीक है, यहाँ पे एंड करते हैं। बस एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ। Yesterday something happened because you are from science fraternity. I would like to just throw a light on what happened on the जो तमिलनाडु के न्यूक्लियर रिएक्टर में हम लोगों ने कुछ अचीव किया ट्रेमेंडस, तो उस पर कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, तो इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ द 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम। भारत में क्या है कि हमारे भारतवर्ष में यूरेनियम बहुत कम मिलता है, लेकिन थोरियम भर भर के है। पूरे विश्व में जितना भी थोरियम है उसका एटलीस्ट 1/4 भारत में है। राइट। ओके, थोरियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम भी न्यूक्लियर फ्यूल है। यूरेनियम अलग अलग आइसोटोप्स में आता है। यूरेनियम 238, 239, 233 भी आता है यूरेनियम का। ओके, अलग अलग उसके वेट से एसेंशियली, यू नो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो अलग अलग आइसोटोप्स में आता है यूरेनियम, और थोरियम भी एक न्यूक्लियर फ्यूल है। सो भारत में क्या है कि वी वांट टू मैक्सिमाइज अवर यूटिलाइजेशन ऑफ थोरियम, क्योंकि उसके हमारे पास बहुत सारा थोरियम है। तो उसके लिए हमें 3 स्टेज में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्लान था। जो शायद होमी बाबा ने बताया, होमी बाबा ने बनाया था। होमी बाबा ड्रू अप द प्लान। ही ड्रू अप द बिग लॉन्ग टर्म प्लान फॉर इंडिया, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज क्या है कि आप रेगुलर यूरेनियम को यूज करोगे, एंड यू विल क्रिएट अ सर्टन अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट कैन बी यूज फॉर से स्टेज 2। ओके, I will not go into the nuclear physics. अलग-अलग isotopes I की पता है। think people will not be able to even comprehend. Yes. आप एक simple way पहला स्टेज है, उसमें आपको एक certain amount of nuclear fuel produce करना है, which can be used in the second stage. Okay. Second stage में आप fast breeder reactors use करोगे। Okay. तो fast breeder reactor क्या होता है? It is a reactor, nuclear reactor that produces more fuel than it burns. Wow. Yeah. So basically एक बार फ्यूल देता है फिर वापस देने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। लेकिन नेट अगर आप 10 साल उसको चलाओगे, इट विल जनरेट मोर फ्यूल देन इट बर्न्स। ओके, और ये फ्यूल धीरे धीरे बनता है। 1 साल में कुछ ग्राम बनेगा, फ्यू ग्राम्स, मे बी टेन्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ ग्राम्स और व्हाटएवर, लेकिन टाइम लगता है। सो सेकेंड स्टेज में यू हैव फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। ओके, जिसमें आप प्लूटोनियम
जो भी आइसोटोप्स है उसको आप यूज करो. सो यू हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम. ओके, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें आप थोरियम यूज करना शुरू करोगे. ओके, टू जनरेट यूरेनियम 233 उसको कन्वर्ट किया जाएगा. उसको यू विल बी ब्रीडिंग दिस यूरेनियम. तो अभी हमने, और ये बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है. ओके, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बहुत डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है, सिर्फ रशिया के पास है. यूएस ने ट्राई किया है, दूसरे नेशंस ने ट्राई किया है, दे अबैंडन द प्रोजेक्ट. Okay, but we have gone ahead with it. This is all indigenous. 100% indigenous. किसी ने हमारा हेल्प नहीं किया है. Not even Russia. No, Russia helps us with other things, not with this thing. Okay. That's an even bigger achievement then. It's a completely indigenous thing. Huge achievement. Tremendous technological achievement. तो अब पहला जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो अभी it has gone critical. It is now producing electricity. It's generating electricity. उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा कुछ साल कि ये कैसे चलता है. कुछ साल. Maybe 3-4 years we will have to study this prototype fast breeder reactor, how it works, उसको कैसे optimally use करना है. फिर हम दूसरा बनाएंगे, फिर हम 3-4 बनाएंगे, मतलब, और फिर हम 10-15 बनाएंगे, फिर eventually 30-40 बनाएंगे hopefully. तो अगर हमारे पास 30-40 fast breeder reactors है and we operate them for 20-30 years, then we will have enough fuel for starting stage 3. Oh my God. सुन लो, सब लोग सुन लो कि it's a long way to go. 40-50 साल सोच लो. बाप रे. So then I mean ideally hopefully 20 साल. फिर थर्ड स्टेज स्टार्ट होगा, आप कह रहे हैं. फिर थोरियम को डाला जाएगा टू ब्रीड टू यूरेनियम 233 को अभी हम ब्रीड कर रहे हैं. अभी शुरू करेंगे. वंस वी इंट्रोड्यूस थोरियम इनटू द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, उसके ब्लैंकेट में, देन वी स्टार्ट ब्रीडिंग स्लोली यूरेनियम 233. And then in the third stage, you have uranium 233 plus thorium. Okay, that's how it works. And third stage में, once we reach that, once we have sufficient uranium 233, then हमारे पास limitless energy होगी. Limitless energy. लेकिन उसके लिए हमें और थोड़ी मेहनत करनी है, कुछ दशक होते हैं. There's no other way कि ये थोड़ा सा फास्ट हो सके. कौन देगा हमें uranium 233? कौन देगा? कोई नहीं देगा. Okay. Yeah. थोड़ा सा एक्साइटिंग बट डिसहार्टनिंग स्टफ. नहीं, ठीक है, ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम. पहले होमी बाबा ने दिया था, उनके टाइम पे शुरू हो जाता तो शायद हम आज आजू बाजू होते. हाँ, आइडियली 20 साल पहले शुरू होना चाहिए था सेकंड स्टेज. आइडियली हमारे पास भारत में आज भी कितने 25 जितने हो गए, 23 to 25 रिएक्टर्स है. मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है. व्हाई डोंट वी हैव 100? तो ये हमारा एम्बिशन का लिमिट थोड़ा. जापान के तो बंद करवा दिए आफ्टर द फुकुशिमा के बाद. या सो इंडिया में इतना एम्बिशन इन्फेस्टेड बाय फॉरेन एजेंट्स, राइट? सो एनीवे, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट एंड वी गो फॉरवर्ड. जो भी है, आज नहीं तो 3 जनरेशन बाद, कोई बात नहीं, हमारे आगे के जनरेशन खाएगी, इसका फ़ायदा उठाएगी. होपफुली दे आर जस्ट ग्रेटफुल. उसी के साथ थैंक यू सो मच अभिजीत जी. बहुत राइट टाइम पे हम बात कर रहे हैं. बहुत मज़ा आई आपके साथ बात करने में, इनफैक्ट डिस्कस करने में भी बहुत सारी चीज़ें. एंड आई होप लोगों को ये अच्छा लगा हो डिस्कशन, एंड स्पेशली द लास्ट का जो हम लोगों ने साइंटिफिक तड़का दिया. रियली वांटेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि कल ही अनाउंस हुआ है, कल परसों में, और क्या चल रहा है एक्चुअल न्यूज़ आपसे पता चले व्हाट दिस थिंग इज़. थोड़ी सी एक वो हो गया कि 40-50 years, इट्स अ लॉट ऑफ टाइम, बट कोई नहीं, विल बी पेशेंट. वी हैव ऑलवेज बीन रेजिलिएंट. Thank you so much, Abhijit ji, and thank you all for listening. Namaste. Namaste. Thank you for having me. Thank you.